हेलो टू ऑल। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन जो हमें बिल्कुल छोड़ के नहीं आना चाहिए। भले वो क्वेश्चन दिखने में टफ होते हैं लेकिन उसके पीछे एक जबरदस्त टेक्निक होती है यूपीएससी की। उसी टेक्निक को हम चाहे एलिमिनेशन टेक्निक कहिए या लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच कहिए, इसके थ्रू हम लोग करेंगे और आप आराम से देखेंगे कि एग्जाम में आप 20 से 30 क्वेश्चन मतलब मार्क्स एक्स्ट्रा ला सकते हैं। यानी कि 10 से 15 क्वेश्चन आपकी इजी अलग से हो जाएंगे और वही डिसाइड करेगा कि आपका प्रीलिम्स होगा कि नहीं। अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो ये है कि हम 2025 के जो पेपर था उसका पार्ट 2 आज हम लोग करेंगे। पार्ट 1 आ चुका है, आई बटन पर क्लिक करके जाके देख लीजिएगा या जाइएगा वीडियो में, वहां पर भी आपको दिख जाएगा, वो सेशन जरूर देख लीजिएगा। कुल मिलाकर 20 वीडियोस आने वाले हैं। जो बताऊंगा बस उसको अच्छे से नोट करना, बस जो बताया है उसको फॉलो करने की कोशिश करना। आप खुद देखेंगे कि आपके साथ कुछ अलग होगा। ना हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के पूरा देख लेना, उसके बाद इस ट्रिक को फॉलो करना। 100% ये ट्रिक्स काम करती हैं। बस ध्यान ये रखना है, लॉजिकल थिंकिंग जरूर लगाना, अंधविश्वास पे कोई काम नहीं किया जाता। चलिए आइए शुरू करते हैं। 2025 से लेकर 2018 तक हम लोग करने वाले हैं। आज हमारा पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 6, 2025 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ध्यान से पढ़िए। सवाल कह रहा है भाई कि कुछ दुर्लभ मृदा तत्वों का उपयोग फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन और कंप्यूटर मॉनिटरिंग के निर्माण में किया जा सकता है। यानी कि सम रेयर अर्थ एलिमेंट कैन यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स। यानी कि जो स्क्रीन बनती है उसमें यूज आएगा। दूसरा क्या लिखा है, कुछ दुर्लभ मृदा तत्वों में कहीं ना कहीं फोटोफोरेसेंट गुण होते हैं। यानी कि सम रेयर अर्थ एलिमेंट हैव फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पर जो ट्रिक है वो ये है कि अगर कहीं पर सम शब्द लिखा है, सम ध्यान रखिएगा, तो जनरली देखा जाता है कि ऐसे स्टेटमेंट लगभग लगभग क्या होते हैं, करेक्ट होते हैं। क्या होते हैं भैया, करेक्ट होते हैं। ध्यान रखना, 100% करेक्ट होते हैं। ऐसा मिनिमम केसेस देखा गया है जहां सम आए और उसके बाद स्टेटमेंट गलत हो जाए। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि कुछ चीजें तो संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। हम लोग यही चीज सेम देखेंगे, 2024 के पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा है, फिर 2023 से क्वेश्चन में भी देखेंगे ऐसे ही, फिर 22 में भी हम लोग देखेंगे ऐसे ही क्वेश्चन। मतलब हर साल दर साल ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। बस यूपीएससी उसको टॉपिक मतलब जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज कर देता है, लेकिन यही सम आता है तो ऐसे स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं। तो चुपचाप करना क्या है, जहां लिखा है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन देता है वही स्टेटमेंट सही हो जाएगा। कुछ सोचना ही नहीं, ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर जो चीज हमें पृथ्वी से मिल रही है उसमें कुछ रेयर एलिमेंट होंगे जो कहीं ना कहीं कंप्यूटर स्क्रीन वगैरह में लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे, है कि नहीं। और वही बात आगे भी कह रहा है कि उनके अंदर कुछ ऐसे फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, बिल्कुल होती हैं, है ना। क्योंकि सम की बात है तो कुछ में तो होगा ना, सब मतलब कुछ। बस इतनी बात ध्यान रखना, अप्लाई एग्जाम में करके आना, 100% क्वेश्चन सही होगा। आगे के जब ईयर्स में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहां भी मैं दिखाऊंगा कि देखो यही क्वेश्चन पैटर्न बदल के पूछा गया है, तब भी आप पकड़ पाएंगे। बस मेरे साथ लगे रहिए, इसीलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी वीडियो आए आपको पता चलता रहे, डेली एक वीडियो आपको इसका मिलेगा आपके एग्जाम तक। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में ध्यान ये देखने वाली बात है, सवाल बहुत सिंपल सा है। ये सवाल इस टाइप का मैं आपको दिखाऊंगा कि 2024 में भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा, फिर 2023 में भी पूछा, 22 में भी, 21 में भी, यानी कि 20 में भी। हर साल दर साल ऐसे सवाल बन रहे हैं और ये 2025 में इस टाइप का सवाल फिर से आया। तो जब लगातार यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रही है तो हम क्यों ना ऐसे क्वेश्चन को आसानी से करके आए। सवाल क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िए। लिखा है कोई भी वायरस समुद्र के पानी में जीवित नहीं रह सकता। नो वायरस कैन और कैन। अब एक बात समझना, इसी को हम क्या करेंगे ना, एक लाइन खींचेंगे और वो लाइन कुछ ऐसी होगी, यहीं से लाइन खींच दीजिए। अगर ये नो ना लगा होता, ये नो अगर ये ना होता तो विश्वास करो जो आंसर था क्या लिखा था, वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर, वायरस कैन इफेक्टेड बैक्टीरिया, वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शन। ये स्टेटमेंट सही हो जाता, सबके सब स्टेटमेंट सही होते, लेकिन आगे क्या लिखा है, नो नो नो, मतलब कोई वायरस
समुद्र में जीवित नहीं रह सकता भैया, पानी में भी वायरस रहते हैं, ऐसा नहीं है। और बैक्टीरिया तो इन्फेक्ट करते ही करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर कहीं पर कैन लगा है तो उसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो क्वेश्चन सही होगा। लेकिन उसके आगे नो लगा है तो 100% चांस हो जाता है, 100% चांस ऐसा हो जाता है जहां पे स्टेटमेंट क्या होगा, रॉन्ग होगा। यानी कि भैया ये भी स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट, ये तीनों गलत है। यानी कि इसका जो पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, वो होगा नन, है ना, कोई नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी वायरस समुद्र में जीवित नहीं रह सकता। नहीं भैया, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई ना रहे, कोई तो होगा, है कि नहीं। आगे क्या लिखा है, कोई भी वायरस बैक्टीरिया को संक्रमित नहीं कर सकता। कैसे? बिना संक्रमित किए कैसे हमारे शरीर में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और कहीं ना कहीं जब तक वो संक्रमित नहीं होंगे हमारी तबीयत कैसे खराब होगी, होंगे, सीधी सी बात है। उसी के बाद नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी इन द होस्ट सेल। बिल्कुल, सेल में प्रॉब्लम आएगी तभी तबीयत और ज्यादा खराब होगी। तो इसका मतलब यही हुआ, कहीं ना कहीं नो हटा दिया जाए तो आंसर सही है। नो लग गया, इस वजह से ये गलत हो गया। अगर यही नो ना होता, अगर यही नो ना होता, अगर इसको हम हटा दें तो आंसर क्या हो जाता, सी। लेकिन नो होने की वजह से आंसर क्या हो गया, डी। समझ रहे हो बात को, ये यूपीएससी की ट्रिक है। 2024 में क्वेश्चन दिखाऊंगा जहां पे नो नहीं लिखा है, कैन लिखा है, आंसर सही है, सम लिखा है, आंसर सही है। ठीक है, तो ये चीज समझने की कोशिश करिएगा। और बार बार कह रहा हूँ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको अप्लाई करके एग्जाम में आना, 100% है 2026 में भी ऐसे क्वेश्चन पैटर्न बदल के आपसे पूछे जाएंगे। बस दिमाग को ताजा फ्रेश रखना है, जो पढ़ के गए हो, जो सीख के गए हो, बस उसको अप्लाई करना सीखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है भाई, लिखा है विद द रेफरेंस ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी कि यूएवी। अब देखो, यूएवी में बहुत सारी चीजें आती हैं, छोटे ड्रोन आते हैं, बड़े ड्रोन आते हैं। कुछ ड्रोन ऐसे होते हैं जो सीधा उड़ जाते हैं, जैसे आपने शादी वगैरह के फंक्शन में देखा होगा, रिमोट से चलाते हैं वो सीधा उड़ जाता है। कुछ ऐसा होता है जो क्या करता है, पहले रेस भरता है फिर उड़ता है ना। तो बहुत टाइप के ड्रोन आते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं भैया, यूएवी कहते हैं। ठीक है, अब इसी के बारे में सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है। क्या लिखा है, यहाँ पर भी आप क्या करिएगा, ये एक लाइन यहाँ पे खींच दीजिएगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन बदल जाता है। क्या लिखा है, सभी प्रकार के यूएवी ऊर्ध्वाधर लैंडिंग कर सकते हैं, यानी कि यूएवी कैन वर्टिकल लैंडिंग। लेकिन आगे क्या लिखा है, ऑल टाइप। कुछ तो ऐसे हैं ना जो उड़ते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं रनिंग लेते हैं पहले, जैसे एरोप्लेन रन करती है फिर उड़ जाती है। कुछ तो ऐसे हैं, ऐसे सीधा लैंड नहीं कर सकते क्योंकि बड़े होते हैं। समझ रहे हो बात को। तो ऑल टाइप के तो वर्टिकल लैंडिंग नहीं ले पाएंगे सीधी, लेकिन ये लिखा होता है यूएवी कैन, तब तो सही हो जाता है। लेकिन ऑल टाइप गलत हो गया। यूपीएससी ने लास्ट टाइम ये पूछा था कैन कैन कैन, लेकिन इस बार ऑल टाइप लगा दिया। इसका मतलब ये हो गया, ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। सभी टाइप के तो नहीं कर सकते भाई, सभी टाइप के ऑटोमेटिक, वो ऑटोमेटिक नहीं चलते। कुछ तो ऐसे हैं जो रिमोट से चलाना पड़ता है, कुछ है जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ को करना पड़ता है। तो सब तो नहीं कर पाएंगे ना, सीधी सी बात है। टेक्नोलॉजी में कई सारी चीजें बनती हैं, ध्यान रखना। आगे जो लिखा है, सभी टाइप की बैटरी ही ओनली यूज होती है। नहीं भाई, कुछ में तो जैसे प्लेन में जो फ्यूल पड़ता है वो भी पड़ता है, कुल तो सोलर से भी उड़ जाता है कि नहीं। तो ऑल टाइप वाली बात हटा देते हैं, तब तो ये बातें तीनों सही थी। लेकिन अगर ऑल टाइप लगा है तो ये तीनों बातें गलत हो जाती हैं। इसीलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, बहुत सिंपल सा है, बहुत टेंशन नहीं लेना है, बस यूपीएससी की टेक्निक्स को समझना है। और इसी को कहते हैं लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच, या आप जिसको कहते हो कि एलिमिनेशन टेक्निक्स। तो यही है, इसको आपको यही समझना है कि हमें कैसे करना है। ठीक है, 2024 के क्वेश्चन, 23 के क्वेश्चन देखेंगे तो मैं बताऊंगा, देखो कितना डिफरेंट क्वेश्चन पूछा है। लेकिन उसके पहले ये जानना जरूरी है आपके लिए, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन यूपीएससी बनाता है और कैसे आप 10 से 20 क्वेश्चन आसानी से इसी मेथड्स को लगा के आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो जो नया बच्चा रहता है ना, एकदम नया नया, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है, तो वो थोड़ा डर जाता है इन सब चीजों को देख के, समझ में नहीं आता, अरे यार क्या होगा, दिमाग घूम जाता है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है इन सेशन के बाद नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि मैं जो 3 कथन वाले सवाल हैं इनको भी बताऊंगा कितने इजी तरीके से आप इन क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। ठीक है, हो सकता है एक आध क्वेश्चन में दिक्कत हो, लेकिन
मैक्सिमम क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा, चुटकियों में जो आज बताने चल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले 3 स्टेटमेंट में आपको सबसे पहला स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट 1, इसको आपको क्या मानना है, इसको ओरिजिनल स्टेटमेंट मानना है, ओरिजिनल। ठीक है, ध्यान रखना। जब आप इसको ओरिजिनल स्टेटमेंट मानेंगे, ओरिजिनल मतलब सबसे इंपॉर्टेंट वाला, ठीक है कि भैया इसी पे पूरा क्वेश्चन बेस है, तब आप देखेंगे कि आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हर सवाल में क्या कह रहा है कि बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट, और वो एक्सप्लेन करता है स्टेटमेंट 1। फिर क्या लिखा है, बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट, बट केवल एक ही उसको क्या करता है, एक्सप्लेन करता है स्टेटमेंट 1 को। ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 एंड 3 इज करेक्ट, एक्सप्लेन 1। यानी कि बात बार बार किसकी हो रही है, 1 की एक्सप्लेन करने की, लेकिन 1 को इनकरेक्ट कहीं नहीं कहा गया। चारों स्टेटमेंट में 1 को इनकरेक्ट नहीं कहा गया है। कहा यह गया है चौथे में कि कहीं ना कहीं दूसरा और तीसरा क्या है, वो करेक्ट नहीं है, नीदर है, मतलब गलत है। लेकिन पहले के बारे में गलत नहीं कहा गया। तो स्टेटमेंट के जो आंसर्स बनाए गए हैं वो ऐसे बनाए गए हैं कि पहला गलत हो ही नहीं सकता। इसका मतलब हो गया पहला स्टेटमेंट तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी कि वो गलत नहीं हो सकता। क्या बात है, यहां तक समझ में आ गया। अब बस आपको यह ध्यान रखना है कि जो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट है वो क्या पहले वाले की बात कर रहा है कि नहीं। अगर पहले वाले की बात कर रहा है तो आंसर ए हो जाएगा, नहीं कर रहा है तो बी सी डी में कोई एक आंसर होगा। यही इतना समझना है। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से आइए समझते हैं। ठीक है, सवाल क्या है, सवाल ये लिखा है चक्रीय अर्थव्यवस्था ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करती है। ठीक है भैया, ये कथन एक है, इसको हम सत्य मान के चलेंगे, 100% ट्रू मान के चलेंगे कि जो सर्कुलर इकोनॉमी होती है वो ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करती है। चक्रीय अर्थव्यवस्था मतलब हो गया कि जैसे फैक्ट्री लगी है तो जो वेस्ट निकलता है उसको हम क्या करते हैं, फिर से रिसाइकल कर देते हैं, और रिसाइकल करके कुछ नया बना देते हैं, तो वो प्रोडक्ट सड़ने नहीं पाता, वहां से गंध नहीं निकलने पाती, तो कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस कम हो गई। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्या लिखा है, चक्रीय अर्थव्यवस्था इनपुट के रूप में कच्चे माल के उपयोग को कम करती है। यानी कि अगर हम सर्कुलर इकोनॉमी में हैं तो जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल मतलब होता है सबसे नया चीज, जो रॉ मटेरियल है उसकी यूज को कम कर देता है, बिल्कुल कम कर देगा। क्यों? क्योंकि सर्कुलर इकोनॉमी वेस्ट को रिसाइकल ज्यादा किया जाता है, तो जब वेस्ट को रिसाइकल करेंगे तो नए प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात एकदम सही है। और जब ये बात एकदम सही है तो ये बात किसकी कर रहा है, सर्कुलर इकोनॉमी की, और वो रिड्यूस करेगा रॉ मटेरियल, इसी वजह से एमिशन कम हो जाएगा। ये बात तो एक्सप्लेनेशन हो रही है भाई, ये बात तो हो रही है। ठीक है, दूसरा तीसरा स्टेटमेंट क्या लिखा है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन प्रक्रिया में होने वाली बर्बादी को कम करता है। यानी कि कहीं ना कहीं सर्कुलर इकोनॉमी में एमिशन कम क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि जो वेस्टेज है, जो वेस्टेज है वो कहीं ना कहीं कम होते जाते हैं। यानी कि ये भी क्या कर रहा है, इसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि हाँ भाई एमिशन कम होने के पीछे ये दो बहुत बड़े कारण हैं। समझ में आया? जब ये दोनों चीजें एक्सप्लेन हो रही हैं तो सवाल क्या लिखा है, बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड बोथ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ये बात सही है। समझ में आया? एकदम सिंपल सा सवाल था, कुछ नहीं करना था। बस जो मैंने आपको बताया कि पहले स्टेटमेंट को ओरिजिनल बनाइए, उसी को परमानेंट ट्रुथ बनाइए, उसके बाद देख लीजिए दोनों स्टेटमेंट क्या उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है, विश्वास कीजिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट आंसर आपको मिलेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए एक क्वेश्चन और लाया हूं इसी पैटर्न पे जो यूपीएससी 2025 में पूछा है, वहां से मामला ऑल क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन आपके अब गलत नहीं होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई। तो फिर से बता दे रहा हूँ, लास्ट पॉइंट क्या करना है, स्टेटमेंट 1 को ओरिजिनल मानना है कि भैया यही हमारा फाइनल स्टेटमेंट है। उसके बाद स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 जो है उसको ये देखना है कि क्या वो पहले वाले के बारे में बात करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो सीधी सी बात है अदर ऑप्शंस की तरफ जाएंगे। मामला क्लियर? इसी को लेके अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है, फिर से कथन 1, कथन 2, कथन 3, और हम कथन 1 यानी कि स्टेटमेंट 1 को क्या मानेंगे, यूनिवर्सल ट्रुथ की वो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्शन में सेम वैसी बातें हैं, ये पहला ऑप्शन गलत हो ही नहीं सकता। ठीक, सवाल क्या लिखा है, अध्ययनों से पता चलता है कि सीमेंट उद्योग से होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के 5% के अधिक है। यानी कि जो सीमेंट फैक्ट्री है, जहां सीमेंट बनती है, वहां पर जो कार्बन एमिशन होता है वो कहीं ना कहीं
पूरे इंडस्ट्री का लगभग ग्लोबल 5% से ज्यादा होता है। ठीक है भाई, मान गए। यानी कि अब यहीं पे ओरिजिनल स्टेटमेंट को पकड़ लीजिए, बात किसकी कह रहा है, कार्बन एमिशन की। और कार्बन एमिशन किसकी, सीमेंट फैक्ट्री की। तो अगले दोनों स्टेटमेंट में अगर कार्बन इंडस्ट्री कार्बन एमिशन की बात करेगा या सीमेंट इंडस्ट्री से कार्बन एमिशन क्यों होता है, अगर इसकी बात करेगा तभी वो एक्सप्लेन कर रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो नहीं कर रहा है। मान गए? हाँ सर बिल्कुल मान गए। चलिए स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं। क्या लिखा है, सीमेंट बनाते समय चूना पत्थर में सिलिका युक्त मिट्टी मिलाई जाती है। चलिए ठीक है, यानी कि सिलिका बियरिंग क्ले इज मिक्स्ड विद लाइमस्टोन व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करते समय लाइमस्टोन मिलाया जाता है और लाइमस्टोन जब तोड़ा जाता है तो उससे क्या निकलती है, सीधी सी बात है, पत्थर है, कार्बन है, निकलेगा, हवा में उड़ेगा तो एमिशन होगा। ये बात तो बिल्कुल सही है कि ठीक है भैया, मैन्युफैक्चरिंग करते समय ऐसा होता है तो एमिशन हो सकता है। ठीक, ये एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा है, तीसरा क्या लिखा है, सीमेंट बनाने के लिए कहीं ना कहीं क्लिंकर उत्पादन के दौरान चूना पत्थर को चूने में बदला जाता है। यानी कि लाइम स्टोन इज कन्वर्टेड इनटू लाइम ड्यूरिंग क्लीनर प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। अब यहाँ किसकी बात कही जा रही है, लाइम स्टोन की कन्वर्जन को लेके। तो लाइम स्टोन कहाँ है, यहाँ पे। क्या यहाँ पे है, नहीं। तो लाइम स्टोन को कन्वर्ट किया जाता है तब जाके कहीं ना कहीं वो क्लीनर प्रोडक्शन बन के आता है। लेकिन बात हो रही है लाइम स्टोन की, यहाँ कार्बन एमिशन से रिलेटेड कोई पॉइंट नजर नहीं आ रहा। सच में? हाँ भाई, इसको समझने की कोशिश करिए कि सीमेंट बनाने के लिए जो क्लिंकर उत्पादन के दौरान चूना पत्थर को चूने में बदला जाता है, तो चूने में बदलना चूना पत्थर को, कोई एमिशन की तो बात नहीं हुई। मामला तो यहाँ पे है, जब भैया लाइम स्टोन को हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं एमिशन चीजें होती हैं, या सिलिका बेयरिंग क्ले मिक्स करते हैं। समझ रहे हो बात को? इसका मतलब ये हो गया कहीं ना कहीं यहाँ लाइमस्टोन तो इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इस वाले लाइमस्टोन को ना, ये मिक्स करते हैं तब जाके कहीं ना कहीं सीमेंट बनती है, तब एमिशन होने का चांसेस है। लेकिन यहाँ पर लाइमस्टोन की बात हो रही है, यानी कि ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है ना, इसको देखना है कि ये एक्सप्लेन किसको कर रहा है। समझिए बात को, जब ये एक्सप्लेन, इसका मतलब ये हो गया, सीधी सी बात है, ये स्टेटमेंट इसको, ये स्टेटमेंट इसको कर रहा है। यानी कि बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट, बट कहीं ना कहीं ऑप्शन भी पढ़िएगा, बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट बट ओनली वन स्टेटमेंट ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, है कि नहीं? सिर्फ एक ही ऐसा है जो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, सीधी सी बात है, एक को, मतलब कोई दो में से एक ही है जो इसको एक्सप्लेन कर रहा है, और दूसरा वाला तो इसी को एक्सप्लेन कर दे रहा है। तो बस इतनी बात समझनी है आपको ऐसे क्वेश्चन में, यानी कि पहला यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाएगा, उसके बाद दोनों को बहुत ध्यान से आपको समझने की जरूरत है क्या हो रहा है। बस इतना अगर हम समझ गए, विश्वास कीजिए आपका आंसर बेस्ट होगा। समझ आया? आगे भी ऐसे क्वेश्चन जो होंगे और भी मैं लेकर आऊंगा, आपको समझाऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस करना क्या है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और जो मैं सिखा रहा हूँ इसको सीखिए। हो सकता है पहले दिन पकड़ में ना आए, दूसरे दिन ना आए, लेकिन लगातार 20 वीडियोस आप देखेंगे तो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक समझ विकसित होगी, और आप कहीं ना कहीं, मैं कह रहा हूँ ज्यादा नहीं, अगर आप 5 से 10 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा करके आ जाते हो, ज्यादा नहीं 5 से 10 क्वेश्चन भी, तब भी तो 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन गए ना। दिक्कत किस बात की है भाई? चलिए, अब आप सभी के लिए एक मैं फ्री बैच लेकर आ रहा हूँ, टोटली फ्री है आप सभी के लिए, जिसका नाम रखा गया है मेंस रैंक बूस्टर प्रोग्राम। एक ऐसा प्रोग्राम जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है, जिसमें हम लोग कहीं ना कहीं जीएस पेपर 1 2 3 4 और ऐसे पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे। कब से? 8 जून शाम 8 बजे ये सेशन आपका स्टार्ट होगा। आपकी कोई फीस नहीं लगने वाली है, अच्छी बात यह है, टोटली फ्री, और इससे बड़ा चांस आपको नहीं मिलेगा। मेरे साथ आइए, 150 दिन में हम ये प्रोग्राम पूरा कर लेंगे, यानी कि 8 जून से चलेगा अक्टूबर तक, कहीं ना कहीं हम लोग कंप्लीट कर लेंगे पूरा मेंस। अभी के अभी ज्वाइन कीजिए। कैसे करना है, एक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया है, उसी में जाइएगा, ज्वाइन हो जाइए ग्रुप में। जब आपका प्रीलिम्स खत्म हो जाएगा उसके बाद इनरोलमेंट शुरू हो जाएंगे, आपको फोन या मैसेजेस जाएगा, फट से क्या करना है, आपको इनरोल कर लेना है, बात खत्म, फिर आप पढ़िए आराम से।
ठीक है? और बहुत बढ़िया, यहाँ आपको एक ऐसी टेक्निक्स जिसमें मेंस को कैसे इंटीग्रेट किया जाए, कैसे मैपिंग को जोड़ा जाए, कैसे नए-नए तरीके से हम मेंस को बहुत इनरिच कर सकते हैं, ये पढ़ेंगे। इसीलिए इसका नाम रखा गया है मेंस रैंक बूस्टर प्रोग्राम। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत कुछ बेहतर होने वाला है आगे चल के। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। पढ़ते जाइए और मस्त तरीके से यूपीएससी की तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।